Hi student, how are you? I think you all are fine. So student, in previous topic we discussed about bond parameter and we have done about bond length or radius, atomic radius and ionic radius. So in this video we discuss about covalent radius and van der Waal radius. So when you think about van der Waal radius, then you saw anything like amazing. So first we discuss about covalent radius. Actually, what is covalent radius? It is the internuclear distance, half of internuclear distance between two similar atoms. You can say the atom which bind with same atom by covalent bond, its internucleus half distance is equal to covalent radii. In Hindi, listen, मीन्स दो एटम जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, उनके इंटरन्यूक्लियर बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसका हाफ डिस्टेंस जो होता है कोवैलेंट रेडियस होता है. चलिए देखते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन. देखिए भाई, ये हाइड्रोजन या कोवैलेंट बॉन्ड तब पॉसिबल होता है, थोड़ा सा और जान लेते हैं फिर आते हैं बोर्ड पर. कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो हमारी कंडीशन होती है, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो या फिर लगभग जीरो. जैसे कार्बन हाइड्रोजन का जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के आसपास होता है, इसलिए उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. तो इस तरह से ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा वही लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. दूसरी बात, आप कह सकते हैं जो होमो एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो अपने ही एटम को जोड़ करके मॉलिक्यूल बनाए, उन्हें बोलते हैं हम लोग होमो एटॉमिक. दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक, जिसमें दो से अधिक लोग हों और अलग अलग लोग हों. तो हम लोग बात कर लेते हैं होमो एटॉमिक में कोवैलेंट रेडियस, जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या आएगा, H2. दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन. ऑक्सीजन O2, दोनों एटम ऑक्सीजन के. नाइट्रोजन N2, दोनों एटम नाइट्रोजन के. इस तरह से क्लोरीन में भी होता है कोवैलेंट बॉन्ड. तो हम जिसकी भी बात करेंगे, हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा और उनके जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसकी जो आधी दूरी होगी वो क्या होगा? कोवैलेंट रेडियस. चलिए बोर्ड पर आते हैं. जैसे हमने ये हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का आपने देखा अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वैसे तो हाइड्रोजन हमारा क्या बनाता है? डुप्लेट. तो ये चीज बनेगी. अगर हम बात करें इनके जो न्यूक्लियर एक्सिस होगी, जैसे ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, दूसरा एटम ऐसा है, कहोगे सर आपने टच करके क्यों बनाया? क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है ना इनका न्यूक्लियस एक दूसरे पे. तो ये इनका हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, ये समझिएगा. एक हाइड्रोजन एटम ये था, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम ये था, लेकिन ये इसका क्या था? थोड़ा सा आप स्फीयर में बनाइएगा और दोनों एक जैसे बनाइएगा. ये इनका न्यूक्लियस था. ठीक है, न्यूक्लियस था. तो आप पहले इसको समझने के लिए न्यूक्लियस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. ठीक है, मतलब उसको हाफ हाफ कर देंगे. तो भाई साहब अगर हम देखें एटम में, तो हमारे जो ये डायमीटर था उसकी आधी दूरी क्या थी? रेडियस थी. लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल बनाए हैं उसमें आधी दूरी रेडियस नहीं है. क्या होगा देखिएगा, ये जो दूरी इसको हम लोग बोलते हैं, ये दूरी देखिएगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. मतलब दो अणुओं के, दो एटम के बीच के डिस्टेंस. अच्छा, इस पर इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग हुई है ना, ओवरलैपिंग जहां से हुई है इस पर जब हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये इसको क्या किया है? हाफ हाफ पोर्शन में जो ओवरलैपिंग वाला भाग डिवाइड कर दिया. फिर यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी ये वाली या फिर ये वाली आधी दूरी, पूरी नहीं आधी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस. ठीक है, कोवैलेंट रेडियस. दूसरी बात, अगर इसको भी देखें तो इसको भी क्या बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस. चलिए, एक बार जो है नीट में क्वेश्चन आया था इस पर, कोवैलेंट रेडियस पर. तो उन्होंने क्वेश्चन में जानते हैं क्या दिया था? तो उन्होंने दिया था, इफ, क्वेश्चन दिया था ऐसे दिया था, इफ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस in
Cl2 इज, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इन Cl2 इज 334 pm, pm मीन्स होता पिकोमीटर, देन फाइंड द कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिया गया है, किसका दिया गया है, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल का, तो आप रेडियस बताइए। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आप सीधा क्या करेंगे, तो रेडियस इक्वल टू या कोवैलेंट रेडिया, आपको समझ में आ गया होगा, कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस अपॉन 2। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये जो दूरी तो उसकी आधी दूरी ही तो कोवैलेंट रेडियस है। तो कितना सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। तो 300 कोवैलेंट रेडिया इक्वल टू क्या होगा, कोवैलेंट रेडिया इक्वल टू 334 पिकोमीटर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 1 जा 2 एंड 2 6 दा 12, 2 7 जा 167 पिकोमीटर। तो इस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आता होगा। अगर आप अपने एनसीईआरटी की बात करेंगे, उन्होंने ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने आपके यहाँ जो एग्जाम्पल में एक फिगर बनाया उसमें सारी बातें कह दी है। तो आप समझ गए होंगे कैसे कोवैलेंट रेडिया निकालते। कभी कभी कोवैलेंट रेडिया दे करके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूछ लेंगे, तो सीधा आप क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वांडर वाल रेडियस। एक्चुअली वांडर वाल रेडियस को समझने के लिए ना हमें पहले कोवैलेंट रेडियस को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोवैलेंट रेडियस को पहले समझ लिया। एक्चुअली जो वांडर वाल रेडियस होता है ना, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर एटम इन द सेपरेटेड मॉलिक्यूल। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, सेपरेटेड मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है, ये भी हमारी कोवैलेंट रेडियस से ही संबंधित है। कैसे? जैसे कोवैलेंट रेडियस होती है, तो कोवैलेंस रेडियस में आपने देखा क्या, कोवैलेंट रेडियस में आपने देखा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, उस डिस्टेंस की आधी दूरी हमारी क्या थी, कोवैलेंट रेडिया थी। तो ऐसे ही दो एटम लिए जाएंगे, दो एटम, ठीक है, और दोनों एटम आपस में क्या होंगे, कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे। फिर वो सेपरेट लिए जाते हैं, मतलब अलग अलग लिए जाएंगे। जैसे एक मार्कर ये है, ये दो एटम थे मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया। फिर उसी का दूसरा है, एक मार्कर है, दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। इनके अपने बॉन्ड कंप्लीट हो गए। लेकिन जब ये आपस में फिर से जुड़े तो इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल अटैच होगा। जो ये फिजिकल अटैच हुआ है, इस तरह के हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वांडर वाल रेडियस। क्योंकि हमने आपको जब बॉन्डिंग स्टार्ट किया था तभी बताया था, जो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फिजिकल बॉन्ड में आता है। हमने दो तरीके के बॉन्ड बताए थे, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड। और ये भी बताया था कि केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि फिजिकल बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो चलिए कोवैलेंट रेडिया के बाद हम लोग आते हैं वांडर वाल रेडियस से। तो हम लोग इसको हटाएंगे तभी आप पाएंगे वांडर वाल रेडियस से, क्योंकि हमने फिगर ऑलरेडी आपके लिए बना दिया ताकि आप बना लें। लेकिन समझने के लिए एक बार फिर से हम इसको इरेज करते हैं। जो फिगर बना हो फेयर फिगर है, ये वाला आप कंटेंट की बात बना लेंगे। लेकिन जो मैं बनाता हूँ इसमें ज़्यादा लिख लेता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ, तो आप इससे मत बनाइएगा। अब आपका ये टॉपिक चेंज हो गया है, क्या हो गया होगा, कोवैलेंट रेडिया की जगह आप वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल्स रेडियस, ठीक है। चलिए समझते हैं। हमने कहा ये दो सिमिलर एटम में बनेगा, लेकिन वो सेपरेट मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो जैसे कि पहले एक Cl2 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल, या फिर एक H2 का मॉलिक्यूल, दूसरा भी H2 का मॉलिक्यूल। अब देखते इसका स्ट्रक्चर बनाते। जैसे कि एक क्लोरीन का एक एटम ये था, दूसरा वाला ये था, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा गोला बनाते हैं यार। चलिए ठीक है, अभी हमसे सिमिलर नहीं बन पाया, पर आप ऐसा बनाइएगा, सिमिलर बनाइए। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये हो गया Cl2 का, दूसरा ये हो गया, ठीक है, समझिएगा।
अब इसके लिए भी बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का ये हो गया, दूसरा वाला ये, फिर इसका एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दूसरा तीसरा जो भी हो। अब देखिए, अभी तो आपने ये इसका न्यूक्लियस पढ़ा था, ये इसका न्यूक्लियस पढ़ा था, और इस पर देखा कि आपने क्या निकाला था, ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब ये डिस्टेंस जो थी, इस डिस्टेंस की जो आपने आधी डिस्टेंस निकाली तो क्या था, रेडियस क्या था, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस। अब देखिए भाई साहब, इसमें भी ऐसे ही होगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का हाफ डिस्टेंस ये हो गया, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये क्या थी, कोवैलेंट रेडियस थी। ठीक है, समझिएगा। अगर आप कोवैलेंट रेडियस समझ गए तो आपको वांडर वाल रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए आपका क्या था, ये कोवैलेंट रेडियस था। ठीक है, अब ये कह रहा है हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम इन सेपरेटेड मॉलिक्यूल, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये, एक दोनों दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, फिजिकल बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह से आएंगे देखिएगा, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप डेफिनेशन लिख चुके होंगे। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए तो कुछ ये कहानी हुई होगी। चलिए, एक ये था, ठीक समझिएगा, मतलब ये एक मॉलिक्यूल एक इसका था, एक ये मॉलिक्यूल था, दूसरा ये मॉलिक्यूल था। अब हम सबके पहले न्यूक्लियस डिसाइड करेंगे, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, अब सारे न्यूक्लियस पे हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, समझिएगा, ये हो गया, ये कौन सा मॉलिक्यूल रहा होगा, Cl2 रहा होगा। दूसरा वाला ये भी Cl2, तो इस पर हम लोग भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम इस पर क्या करते हैं, ये चीज निकाल लेते हैं, क्या, कोवैलेंट रेडियस। कहाँ कहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी जो थी क्या थी, कोवैलेंट रेडियस की थी। तो अब हमारा जो ये दूसरी वाली बात आ रही है कि ये कौन सी दूरी है भाई, चलिए हम सारा उस फिगर में मेंशन कर चुके हैं, आपको समझने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए भाई, इसकी दूरी होगी दोनों एटम के बीच वाली, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से जो ये चीज़ है इस न्यूक्लियस से, समझिएगा ये चीज़, ये जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आए तो उनके जो न्यूक्लियस के डिस्टेंस थे दोनों एटम्स के, ठीक है, वो हमारी दूरी क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है इसकी ये दूरी जो होगी, इस दूरी का जो आधा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा वांडर वाल रेडियस। समझिएगा ये दूरी क्या थी, देखिएगा, अब आप फिर से सब समझिएगा तो आपको एक तरफ समझ में आएगा। ये आपका क्या था, ये था हमारा कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, देखिएगा ये पूरी दूरी क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और उसी तरीके से इसमें भी ये क्या दूरी रही होगी, ये दूरी जो थी ये थी हमारी कोवैलेंट रेडियस, मतलब कोवैलेंट रेडियस। समझिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब ये दोनों फिजिकली अटैच हुए, एक मॉलिक्यूल ये पूरा पूरा था यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा एक मॉलिक्यूल ये यहाँ से यहाँ तक था, दूसरा यहाँ से यहाँ, जब ये फिजिकली अटैच हुए तो इनके बीच में ये उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जो दूरी है ये वाली, देखिएगा ये वाली, इस दूरी का जो आधा होता है, इस दूरी का जो आधी दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल रेडियस। अब आपको समझ में आ गया होगा वांडर वाल रेडियस क्या है। एक्चुअली हमने देखा, यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने सब कुछ मेंशन करके रख दिया है। तो ये जो दूरी होती, देखिए आप, ये दूरी, ये अलग से एक मॉलिक्यूल था यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक था, तो इनके जो बीच के अटैच होने के बाद जो दूरी आई वो क्या थी, हमारी वांडर वाल रेडियस थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बॉन्ड एंगल, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सबका निकाल के कीजिएगा और फिर से ग्रुप में मैसेज भेजिएगा कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं, तो हम उस पर फिर से वीडियो बना देंगे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल का। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल होती है, ये जो हमारे एटम होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है वो बॉन्ड एंगल होती है। जैसे कि ये कोई हमारा इंटरन्यूक्लियस एक्सिस होगा, जैसे कि सपोज कर लीजिए ये हमारा H2 है, H2 वाटर है। तो जो वाटर होगा इस पर क्या होगा, एक H इधर से जुड़ा होगा, दूसरा H इधर से जुड़ा होगा, और एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर इधर। तो ये जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। कि इनके जो एटम होते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है उससे लगे हुए जो सराउंडिंग एटम होते हैं, ठीक है, उसके अराउंड में जो लगे सराउंडिंग एटम होते हैं वो कितने एंगल पे सेट हैं, वही इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल होता है ये हम लोग पटरी प्रकार से नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा, केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपको बीएससी नहीं बल्कि एमएससी में मिलेगा, बीएससी में बहुत थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। तो उस ब्रांच से ही आप निकाल पाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप बॉन्ड एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। बॉन्ड एंगल आपको निकालना नहीं है इस क्लास में, क्लास 11 10 12 में आपको बॉन्ड की वैल्यू लर्न करनी है, थोड़े से बॉन्ड की वैल्यू लर्न करनी है। बाकी के लिए हम आपको ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड एंगल कितनी है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो। अगर नहीं आता तो हम इसके आगे वाले वीडियो में एक दो लेक्चर बाद बात करेंगे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में। तो हमने बताया कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें जो सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम हो गया हमारा ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा सराउंडिंग एटम। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा हो गया सराउंडिंग एटम। तो आपने देखा कि जो एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, मतलब कि इसका ये है, केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन पेयर कह दिया, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम से लगे हुए दूसरे एटम है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लिया है, दो एक बॉन्ड बनाया तो मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लिया है, इधर भी एक बॉन्ड बनाया तो मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है? बॉन्ड एंगल है। एक्चुअली जो वाटर में होता है ये H2 मतलब वाटर होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 1.4 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होता है वाटर में। चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। कभी कभी पूछता है ना कि बॉन्ड एंगल को फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली बॉन्ड एंगल को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तो कोई फैक्टर नहीं है, एक फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है सेंट्रल एटम पर, फिर ये डिपेंड करता है सराउंडिंग एटम पे, फिर देखते हैं कि सेंट्रल एटम कॉमन है, सराउंडिंग डिफरेंट है, फिर देखते हैं सराउंडिंग एटम कॉमन है, सेंट्रल डिफरेंट है। तो इस तरह से कई फैक्टर होते हैं जो कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि होगा हमारा लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर के जो बारे में हमारी ज़्यादा बात होगी वो होगी वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे, लाला लंबी बीवी लाना, तब तक तो आप इंतज़ार करिए, तो हम बताएंगे आपको। अभी हम आपको ये बता देते हैं ये लोन पेयर करता क्या है। बॉन्ड एंगल को एक्चुअली लोन पेयर घटाता है, तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मतलब आपको बताया था क्या? पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन होते तो उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो देखिए एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। इसका मतलब क्या है? अगर बॉन्ड एंगल कुछ दिया गया है उस पर अगर लोन पेयर हम बढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा? बॉन्ड एंगल की वैल्यू घट जाएगी। होता क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल की वैल्यू घटती क्यों है। जैसे कि ये हमारा ऑक्सीजन था, ये हमारा ऑक्सीजन था, यहाँ पे हमारा वाटर लगा था, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा था।
जब इस पर लोन पेयर नहीं होता ना तो ये दोनों सब फैल फैल के कुछ ऐसे होते, देखिए कुछ ऐसा होता, ऐसा होता अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता। लेकिन जब इस पे लोन पेयर आया ना भाई साहब, देखो ये ऐसा बना लिया, इसका स्ट्रक्चर ही बदल गया। क्यों? एक्चुअली हम आपको ये बताने वाले ये होता क्यों है। तो हमने आपको बताया वेस्पर थियरी, जो कि अभी आपको नहीं पढ़नी है, जब पढ़नी होगी तो हम आपको बता देंगे कब पढ़नी है। तो ये जो बॉन्ड एंगल थे ना, ये जो लोन पेयर होता है इस पर एक फोर्स लगाता है, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, और ये इस पर लगाता है, ये इस पर। तो ये फोर्स लगता है यहाँ पे, क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगता है। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होती है, अंदर की तरफ दबती चली जाती है। तो किसी भी कंडीशन में अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है बट उस पर लोन पेयर की संख्या कंटिन्यू बढ़ती रही, तो उसके जो बॉन्ड एंगल होंगे ना वो घट जाएंगे। तो हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वन लोन पेयर डिक्रीज 2 to 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, मतलब किसी का बॉन्ड एंगल पहले कुछ था और उसी हाइब्रिडाइजेशन पे कोई भी एटम हो, एक लोन पेयर आ जाए तो उसका जो पहले से बॉन्ड एंगल था ना, आप उसमें 2.5 डिग्री बता करके आंसर बता देंगे, घटा करके, ना बता करके नहीं, घटा करके आंसर बता देंगे, ठीक है। तो अभी आपको हाइब्रिडेशन का आइडिया नहीं तो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, आप इतना जानते रहिए। अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी अगली टॉपिक है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। चलिए देखते हैं। जो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी होती है ये बहुत सिंपल सी चीज है, हम आपको समझाते हैं। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, जैसा कि आपने देखा पिछले टॉपिक में हमने एक टॉपिक बनाया था लैटिस इंथैल्पी, तो ऐसे ही बॉन्ड इंथैल्पी होती है। एक्चुअली बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है ना, जो बॉन्ड को तोड़ करके ना, बॉन्ड को तोड़ करके किसी सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में, जैसे देखिए एक डिफिनेशन आपने वहां देखा था, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू गैसियस एटम देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी ना। जब किसी एक मोल सॉलिड को उसके गैसियस एटम या आयन में तोड़ देने पर जो एनर्जी लगती थी उसे आप क्या बोले थे? लैटिस एंथैल्पी। तो बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी वही चीज़ है, मतलब अभी भी हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लेकिन जैसे कि कोई कंपाउंड है उसमें एक ही बॉन्ड एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारा H2O है, ठीक है, H2O है। अगर इसके बॉन्ड को हम पहली बार तोड़ते हैं, देखिएगा इसमें दो बॉन्ड, देखिएगा HO, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, ठीक है। तो अब जब हम इनको तोड़ते हैं तो हमारी दो बार में बॉन्ड टूटते, सारे बॉन्ड हमारा एक बार में, सारा का सारा बॉन्ड नहीं टूटता। तो जैसे हमने ले लिया H2O, ठीक है, कितना लिया? 1 मोल लिया। ये जब ब्रेक होगा तो किसमें होगा? पहली बात तो हमने इसको क्या लिया था? H2O को एज अ गैस लिया, ठीक है, और इसको जब तोड़ दिया किसमें टूटा? तो हमारा H गैस में टूटा प्लस OH माइनस था, तो ये भी हमारा किसमें टूटा? गैस में। तो ये H है तो क्या होगा? प्लस होगा। देखिएगा, तो इसमें जो इसको तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को, कौन सा बॉन्ड था? कोई एक बॉन्ड हम इसमें ले लेते तोड़ने के लिए, इसे ये बॉन्ड हमने तोड़ा, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी थी 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी थी, तब ये बॉन्ड टूटा था। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लगी? अगर एनर्जी लगी है तो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अगर हमारी निकली होती तो क्या होता? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे कितना लगा? 502 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉन्ड टूटा, सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड था ना। इसी स्थिति में हम लोग एवरेज एनर्जी को काउंट करते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को काउंट करने के लिए चलिए देखते हैं,
अब हमारा बॉन्ड कैसा था, OH था, ठीक है। OH कैसा था, गैस के फॉर्म में। अब जब ये टूटेगा तो ये किस फॉर्म में होगा, एक्चुअली ये होगा इस फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अब जब ये टूटेगा तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट। तो यहाँ पे क्या दिया था, हीट। अब जो एनर्जी हमने दिया उसकी जो हमारी वैल्यू होती है 427 किलो जूल होती है। अब यहाँ पे हमारा ये टूट जाएगा H प्लस एंड O माइनस माइनस, ठीक है। ये भी गैस में टूटा और ये भी किस में टूटा, गैस में। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी, जैसे कि डेल्टा AH2 लगा, दूसरी वाली एनर्जी लगी, तो कितना हुआ 427 किलो जूल मोल इनवर्स। समझिएगा। अब भाई साहब एवरेज निकालना, मतलब देखिए एक ही बॉन्ड था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड था। पहली बार हमने इसको तोड़ा तो क्या हुआ, 502 किलो जूल की एनर्जी ली। फिर दूसरी बार उसी बॉन्ड को तोड़ा, लेकिन कंपाउंड क्या हो गया, बदल गया, OH में तोड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी OH था और ये भी क्या था, OH ही था। तो किसी एक को तोड़ा उतनी लगी, फिर दूसरा जब तोड़ा इसमें वही कंपाउंड है, उससे ही बना, वही बॉन्ड है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लगी, 427 किलो जूल लगी। तो अब यहाँ पे हम क्या काउंट करते हैं, इस स्थिति में हम काउंट करते हैं कि हमारी जो, अगर कोई पूछ ले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, तो कोई ये तो नहीं बताएगा ना कि पहले वाले में दूसरे वाले में। वो हमसे पूछेगा लगभग कितनी लगी, तो एक एवरेज निकालेंगे ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू, दोनों एनर्जी का सम कर लीजिए, अपान 2 बार में टूटा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बहुत मजा आने वाला, वो बहुत ट्रिकी है। और हर साल नीट IIT में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर, और ये इतना सिंपल होता है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कौन सी स्पेसिफिक एडजस्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा।